एक सम्मानित जज अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेता है और ठीक उसी वक्त जब उनका पार्थिव शरीर अस्पताल के बिस्तर पर ही है, उनका एक बेहद करीबी सहकर्मी जो खुद एक सेवारत जज है, वो अपनी गाड़ी निकालता है और अपने उसी मृत सहकर्मी के घर की तिजोरी साफ करने पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल, मतलब ये किसी डार्क क्राइम थ्रिलर का शुरुआती सीन नहीं है, ये एक एकदम कड़वी सच्चाई है जो 1 अप्रैल 2026 को पटियाला के एडिशनल सेशंस जज हरिंदर सिद्धू द्वारा दिए गए एक कोर्ट ऑर्डर में दर्ज है। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो इसी कानूनी दस्तावेज में छिपे तथ्यों, दावों और जो डिजिटल सबूत हैं, उनकी बारीकियों को समझना है, वो भी बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली के। हाँ यार, क्योंकि ये मामला जो बिक्रमदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के नाम से दर्ज है, ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही रोजमर्रा की जिंदगी में सबूतों को तौलना और झूठ को पकड़ना है, वो खुद एक ऐसी आपराधिक साजिश का मुख्य किरदार बन जाता है। और ये जो कोर्ट ऑर्डर है, ये बेसिकली एक अग्रिम जमानत या कह सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल की याचिका पर है ना। एग्जैक्टली। जब किसी पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या आपराधिक साजिश जैसे बहुत गंभीर आरोप लगते हैं ना, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कानूनी रास्ता अपनाया जाता है। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आरोपी कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि खुद एक न्यायिक अधिकारी है, एक जज। हाँ, और इसी वजह से इस दस्तावेज को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है, वो है कानूनी विशेषाधिकार और हमारे इस डिजिटल युग की सच्चाई के बीच का सीधा टकराव। तो अगर हम इस टकराव की जड़ों तक जाना चाहें तो हमें उस घटनाक्रम को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। दस्तावेज के अनुसार ये पूरी साजिश 1 अगस्त 2025 की रात को रची गई थी। जी। संगरूर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कमलजीत सिंह का पटियाला के अमर अस्पताल में निधन हो गया था। और ये एक ऐसा समय होता है जब परिवार और दोस्त पूरी तरह शोक में डूबे होते हैं। उनका पूरा ध्यान अस्पताल की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन पे होता है। सही बात है। लेकिन पुलिस की एफआईआर एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। उसी रात करीब 8:46 पर पटियाला के विकास कॉलोनी स्थित कमलजीत सिंह के घर पर, जिसका मकान नंबर 47C है, वहां 3 गाड़ियां पहुंचती हैं। 3 गाड़ियां? मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन 3 गाड़ियों में 4 लोग थे और इन 4 लोगों की जो पहचान है ना, वो इस पूरे घटना को एक बहुत ही सुनियोजित हाइस्ट का रूप दे देती है। हाइस्ट? कौन कौन थे ये लोग? जो मुख्य आरोपी हैं वो खुद बिक्रमदीप सिंह हैं, जो एक मौजूदा जज हैं। उनके साथ कमलजीत सिंह के घर में काम करने वाली नौकरानी अमरजोत कौर, जिसे पिंकी भी कहा जाता है, वो थी। अच्छा, घर की नौकरानी भी शामिल थी। हाँ, और एक सरकारी अफसर गौरव गोयल और एक अज्ञात व्यक्ति भी शामिल थे। एफआईआर के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही सोचे समझे तरीके से अंजाम दिया गया। मतलब ये बिल्कुल किसी फिल्म के उस सीन जैसा है जहां हर कोई एक बड़े हादसे की वजह से अस्पताल में उलझा हुआ है और पीछे से एक पूरी सुनियोजित चोरी चल रही है। एग्जैक्टली। गौरव गोयल जो एक सरकारी अधिकारी है, वो घर के बाहर एक पहरेदार की तरह रुकता है, जबकि बाकी 3 लोग अंदर जाते हैं और वो पैतृक सोना, आभूषण और भारी मात्रा में नकदी निकाल लेते हैं। मुझे इस घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा खटकती है ना, वो है इसका टाइमिंग। 3 गाड़ियों का एक साथ पहुंचना और एक आदमी का बाहर निगरानी करना, ये सब दिखाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये एक पूर्व नियोजित कदम लगता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस एफआईआर के दर्ज होने की कहानी भी कम पेचीदा नहीं है। वो कैसे? ये शिकायत तुरंत दर्ज नहीं हुई थी। इसे डॉ भूपेंद्र सिंह विर्क ने दर्ज कराया था, जो मृतक के बहुत पुराने दोस्त हैं और मृतक के बड़े बेटे अंगदपाल सिंह की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। क्योंकि अंगदपाल कनाडा में रहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस शिकायत को दर्ज कराने में 21 मार्च 2026 तक का समय लग गया। अरे बाप रे, मतलब लगभग 7.5 महीने लग गए। जी, और 7.5 महीने की ये देरी कानूनी दांवपेच में बहुत मायने रखती है। बचाव पक्ष ने, यानी आरोपी जज के वकीलों ने, इसे अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया। तो उनका तर्क क्या था अदालत में? उनका तर्क बहुत सीधा था
कि इतनी देरी से दर्ज की गई एफआईआर कोई वास्तविक शिकायत नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद आरोपी की छवि को धूमिल करना है। हाँ, और अक्सर मामलों में जब शिकायत दर्ज कराने में बिना किसी ठोस कारण के इतना लंबा समय लगता है तो अदालतें भी तो उसे संदेह की नजरों से देखती हैं ना। बिल्कुल। बचाव पक्ष ने इसी कानूनी सिद्धांत का फायदा उठाने की कोशिश की। अगर हम इस देरी के पीछे की जो सिचुएशन है उसका विश्लेषण करें तो एक एनआरआई परिवार के लिए जो अचानक अपने पिता को खो चुका हो, तुरंत कानूनी लड़ाई में उतरना आसान थोड़ी होता है। सही कहा। जब सदमा कम होता है और संपत्ति का हिसाब किताब शुरू होता है, तब जाकर ऐसी चोरियों का पता चलता है। और जब आरोपी खुद एक जज हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाने से पहले शिकायतकर्ता को भी तो 100 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। अब यहाँ से इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। बचाव पक्ष ने अदालत में ये बिल्कुल नहीं कहा कि आरोपी वहां मौजूद नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरी घटना को ही एक नया चोला पहना दिया। उनकी दलील सच में बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अदालत के सामने चोरी को मदद के रूप में पेश किया। मदद? मतलब जज साहब चोरी नहीं कर रहे थे, मदद कर रहे थे? हाँ, उनके अनुसार आरोपी विक्रमदीप सिंह और मृतक कमलजीत सिंह के बीच बहुत गहरे पारिवारिक संबंध थे। जब वे दोनों लुधियाना में तैनात थे, तब से उनका उठना बैठना था। अच्छा, तो उनकी कहानी ये थी कि जब आरोपी को अस्पताल में निधन की खबर मिली तो वो वहां पहुंचा। एग्जैक्टली। और चूंकि वहां परिवार का कोई सदस्य नहीं था, इसलिए उसने कनाडा में बैठे बेटे अंगद पाल को सांत्वना देने के लिए फोन किया। और बचाव पक्ष के मुताबिक इसी फोन कॉल के दौरान अंगद पाल ने खुद आरोपी से एक बहुत ही खास गुजारिश कर दी। जी। उनका कहना था कि पटियाला वाले घर में बहुत से कीमती जेवर और पुश्तैनी सामान रखा है, इसलिए अंगद पाल ने आरोपी से कहा कि वो तुरंत उस घर जाए, नौकरानी पिंकी की मदद ले और सारा सामान सुरक्षित अपने पास रख ले। मतलब जो पुलिस की नजरों में चोरी है, उसे बचाव पक्ष ने एक दोस्त के प्रति नेक नियत से किया गया काम बता दिया। वाओ। हाँ, और उन्होंने यहां तक कहा कि जब आरोपी घर में था तब वो अंगद पाल के साथ वीडियो कॉल पर था और उसे एक एक चीज दिखा रहा था। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। I mean, अगर सामान सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए लिया गया था तो उसे लौटाने का कोई तो दस्तावेज होना चाहिए। यही तो, ये एक बहुत ही सोची समझी कानूनी रणनीति है। अगर आप उस जगह पर अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते तो आप अपनी जो मंशा है ना, उसे ही बदल कर पेश कर देते हैं। पर यार, एक आम इंसान भी अगर किसी का लाखों का सोना अपने पास रखता है तो वापस करते समय कोई रसीद या लिखित कागज जरूर रखता है। यहाँ तो हम एक ऐसे जज की बात कर रहे हैं जिसका पूरा करियर ही दस्तावेजों पर टिका है। क्या उन्होंने कोई रसीद पेश की? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और बचाव पक्ष के पास इसका जो जवाब था वो अदालत में बहुत कमजोर पड़ता है। क्या जवाब दिया उन्होंने? वकीलों ने दावा किया कि 4 अगस्त 2025 को जब अंगद पाल भारत आया तो वो आरोपी के घर ही रुका था और उसी दौरान उसे सारा सामान सौंप दिया गया था। और रसीद का क्या? रसीद के सवाल पर उनका तर्क था कि चूंकि दोनों परिवारों के बीच इतने घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए सामान लौटाते वक्त कोई औपचारिक रसीद लेने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। पारिवारिक संबंध का हवाला देकर इतने बड़े लेन देन को बिना कागजात के सही ठहराना गले नहीं उतरता, खासकर तब जब दूसरी तरफ से चोरी की एफआईआर दर्ज हो चुकी हो। बिल्कुल। और अगर सामान 4 अगस्त को ही वापस कर दिया गया था तो फिर ये पूरा विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? इसी बिंदु पर बचाव पक्ष ने एक बहुत ही जटिल थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर 7 महीने इंतजार किया। इंतजार क्यों किया? इस इंतजार का मकसद ये था कि आरोपी के घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, जिसमें अंगद पाल को सामान वापस ले जाते हुए देखा जा सकता था, वो समय बीतने के साथ अपने आप डिलीट हो जाए। अच्छा, तो वो ऑटो डिलीट वाली बात लेकर आ गए। हाँ, बचाव पक्ष ये साबित करना चाहता था कि जानबूझकर डिजिटल सबूतों को मिटने का मौका दिया गया ताकि उनके मुवक्किल को फंसाया जा सके। और अपनी इस पूरी कहानी को पुख्ता करने के लिए उन्होंने क्या सबूत दिए? उन्होंने अदालत में कनाडा में बैठे अंगद पाल के साथ हुए व्हाट्सएप चैट्स और कॉल्स के स्क्रीनशॉट भी पेश किए। और यही वो जगह है जहां बचाव पक्ष ने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो डिजिटल सबूत खुद अदालत में लेकर गए, उन्हीं सबूतों ने उनकी पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। बिल्कुल। अभियोजन पक्ष ने सिर्फ समय के क्रम यानी टाइम स्टैम्प्स पर ध्यान केंद्रित किया
और पुलिस द्वारा पेश की गई सीसीटीवी फुटेज से ये एकदम साफ हो गया कि आरोपी और उसके साथी रात 9:50 तक उस घर से सारा सामान निकालकर बाहर आ चुके थे। ठीक रात 9:50 पर ऑपरेशन पूरा हो चुका था, लेकिन बचाव पक्ष ने जो व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीनशॉट्स पेश किए थे, उनका समय क्या था? उन स्क्रीनशॉट्स के अनुसार आरोपी और कनाडा में बैठे अंगद पाल के बीच जो पहली वॉइस कॉल हुई थी ना, उसका समय रात 10:17 था। 10:17। जी, और जिस वीडियो कॉल का हवाला देकर कहा जा रहा था कि आरोपी घर के अंदर से सब कुछ दिखा रहा था, वो कॉल रात 10:52 पर हुई थी। ये तो सरासर अपनी ही बुने हुए जाल में फंसने वाली बात हो गई यार। ये तो बिल्कुल ऐसा दावा करने जैसा है कि आपने पिज्जा का ऑर्डर मिलने के बाद पिज्जा बनाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप डिलीवरी बॉय का फोन आने से आधे घंटे पहले ही उस पिज्जा को बड़े मजे से खा रहे हैं। बहुत सही उदाहरण दिया, है ना? अगर 9:50 तक सारा सामान घर से गायब हो चुका था, तो 10:17 की कॉल में सामान सुरक्षित रखने की इजाजत कैसे मांगी जा सकती है? एग्जैक्टली। इस डिजिटल विरोधाभास ने बचाव पक्ष की मददगार दोस्त वाली कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और मुझे लगता है चैट्स में भी कुछ खास नहीं मिला होगा। हाँ, अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि जो व्हाट्सएप चैट्स पेश की गई थीं, उनमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिससे ये साबित हो सके कि अंगद पाल ने सामान ले जाने का कोई अधिकार दिया था। तो वो चैट्स किस बारे में थी? वे चैट सिर्फ अंगद पाल के भारत पहुंचने की व्यवस्था और उसकी भावनात्मक स्थिति के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो कोई कितनी भी परफेक्ट कहानी क्यों न गढ़ ले, आजकल डिजिटल फुटप्रिंट्स उसकी असलियत बयां कर ही देते हैं। बिल्कुल। और डिजिटल सबूतों के अलावा दस्तावेज में कुछ गवाहों के बयान भी हैं जो इस पूरे मामले को और भी संगीन बनाते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि मृतक के बेटों ने पुलिस को जो बयान दिए, उनसे ये साफ झलकता है कि ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी। उसके बाद एक सोची समझी कवरअप की कोशिश भी की गई। जी, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मृतक के दोनों बेटों ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि आरोपी ने उन्हें पटियाला वाले उस घर में जाने से लगातार रोका। रोका? क्यों? उसने सुरक्षा कारणों का बहाना देकर उन्हें उस घर से दूर रखा। पुलिस का निष्कर्ष ये था कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि बेटों को घर की खाली तिजोरी का तुरंत पता ना चल सके। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। और इसके साथ ही जो गिरफ्तार किए गए सह आरोपी थे ना, नौकरानी और सरकारी अफसर, उन्होंने भी पुलिस पूछताछ में ये मान लिया कि उस रात जो भी सामान घर से निकाला गया था, वो सीधा आरोपी बिक्रमदीप सिंह के पास ही गया था। जब डिजिटल सबूतों ने समय का खेल उजागर कर दिया और सीसीटीवी ने मौजूदगी साबित कर दी, तो बचाव पक्ष के पास बचने का कोई तार्किक रास्ता नहीं बचा था। तो ऐसे में उन्होंने अपनी आखिरी कानूनी ढाल का इस्तेमाल किया, इम्यूनिटी वाला कार्ड। एग्जैक्टली। उन्होंने इम्यूनिटी या विशेष छूट का कार्ड खेला। दस्तावेज के अनुसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1991 के एक मशहूर फैसले का हवाला दिया। वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात वाला मामला। जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ है। 1991 के उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। तो बचाव पक्ष का तर्क था कि एक मौजूदा जज होने के नाते उन्हें इन दिशा निर्देशों के तहत मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ, उनका मानना था कि एफआईआर पुलिस और शिकायतकर्ता की मिलीभगत है और एक जज को इस तरह के मामलों में बिना किसी ठोस जांच के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पर यार, मैंने 1991 के उस जजमेंट के बारे में पढ़ा है, और अगर मैं सही सोच रही हूं तो उसका मूल उद्देश्य जजों को स्थानीय पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण मुकदमों में फंसाए जाने से बचाना था। बिल्कुल। मतलब अगर कोई जज किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुनाता है तो पुलिस झूठे केस बनाकर उसे प्रताड़ित न कर सके। हाँ। लेकिन उस सुरक्षा कवच को एक आम चोरी, वो भी अपने ही सहकर्मी के घर हुई चोरी के मामले में पूर्ण छूट की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जज हरिंदर सिद्धू ने अपने आदेश में बिल्कुल यही बात स्पष्ट की। उन्होंने क्या कहा? अदालत ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस न्यायपालिका की आजादी और जजों को प्रताड़ना से बचाने के लिए बनाई गई थीं, न कि उन्हें किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए एक अभेद्य कवच प्रदान करने के लिए। सही बात है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका रुतबा कुछ भी हो, कानून से ऊपर थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे एक आम नागरिक की तरह ही आपराधिक न्याय प्रणाली का सामना करना पड़ेगा।
जज होने का मतलब ये नहीं है कि जांच ही ना हो सके। और इसी तर्क के आधार पे जज हरिंदर सिद्धू ने इस अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया ना। जी, लेकिन अदालत ने सिर्फ याचिका खारिज ही नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे कारण भी दिए जो ये बताते हैं कि इस मामले में आरोपी का पुलिस की हिरासत में जाना क्यों जरूरी है। किन कारणों पर जोर दिया अदालत ने? अदालत ने 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, आरोप की गंभीरता। ये कोई सामान्य विवाद नहीं था। इसमें एक मृत सहकर्मी के घर से आभूषणों और नकदी की भारी मात्रा में चोरी शामिल थी। और दूसरा बिंदु? दूसरा था डिजिटल साक्ष्य। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आरोपी की मौजूदगी प्रथम दृष्टया साबित होती है और उसके हाव भाव भी संदिग्ध नजर आते हैं। और तीसरा बिंदु जो सबसे अहम है वो हिरासत में पूछताछ यानी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता है, राइट? बिल्कुल। ये कस्टोडियल इंटेरोगेशन वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या आरोपी अग्रिम जमानत पर रहकर पुलिस के सवालों के जवाब नहीं दे सकता? इसी पर अदालत ने 1997 के सीबीआई बनाम अनिल शर्मा मामले का जिक्र करते हुए बहुत गहरे बात कही। क्या बात कही? जब कोई आरोपी अग्रिम जमानत के सुरक्षा कवच के साथ पुलिस के सामने बैठता है ना, तो उसके भीतर गिरफ्तारी का डर नहीं होता। ऐसे में वो सच्चाई छुपा सकता है। हाँ, तब पूछताछ उतनी इफेक्टिव नहीं होती। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई पुलिस की हिरासत में होता है तो उससे छिपाई गई जानकारी उगलवाना कहीं ज्यादा मुमकिन होता है, खासकर लापता सोने और आभूषणों को बरामद करना। मतलब गायब हुए सामान की बरामदगी और साजिश में शामिल अन्य लोगों का पर्दाफाश करने के लिए अदालत ने माना कि आरोपी को आजाद छोड़ना जांच को पंगु बना देगा। जी बिल्कुल सही। ये पूरा मामला किसी भी जागरूक इंसान को झकझोर कर रख देने वाला है यार। अगर हम इन 14 पन्नों के विश्लेषण को समेटें तो ये केवल कुछ कानूनी धाराओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विश्वास के उस धागे के टूटने की कहानी है जो एक समाज अपने रक्षकों से बांध कर रखता है। एक ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पीछे उसके घर को इस तरह लूटा जाना नैतिकता का सबसे निचला स्तर है। सही कहा। और इसके साथ ही ये दस्तावेज हमारे आज के डिजिटल युग की उस निष्ठुर वास्तविकता को भी सामने लाता है, जहां गढ़ी गई कहानियां और इंसानी याददाश्त डिजिटल साक्ष्यों के सामने घुटने टेक देती हैं। हाँ, बचाव पक्ष ने कितनी चतुराई से मददगार दोस्त की कहानी पेश की थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के टाइम स्टैम्प और व्हाट्सएप कॉल्स की डिटेल इस पूरे प्रकरण में सबसे निष्पक्ष गवाह बनकर उभरे। सिर्फ 27 मिनट का वो फर्क, वो 9:50 और 10:17 वाला गैप। हाँ, इस छोटे से अंतराल ने झूठ के इस पूरे महल को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। इस विश्लेषण से ये बात साफ हो जाती है कि सूचनाओं के इस दौर में जानकारी को सिर्फ सतह पर पढ़ लेना काफी नहीं है। छोटी छोटी डिटेल्स और खासकर समय पर ध्यान देना ही असली सच तक पहुंचने का रास्ता है। बिल्कुल। ये मामला एक और बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हम सोचें कि अगर तिजोरी का ताला ही चोरी करने लग जाए तो फिर सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए? यही वो बिंदु है जहां न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता की असल परीक्षा होती है। जब कानून की रक्षा करने वालों पर ही कानून तोड़ने के आरोप लगते हैं ना, तो ये पूरी संस्था की साख पर एक सवालिया निशान लगा देता है। सही बात है। ये दस्तावेज एक सख्त संदेश देता है कि न्याय की देवी के लिए सभी समान हैं, चाहे वो कोई आम इंसान हो या खुद फैसले सुनाने वाला कोई जज। और इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम कुछ लोगों को बहुत ताकत देते हैं, लेकिन जब वे ही उस ताकत का दुरुपयोग करने लगें तो उन्हें कौन रोकेगा? एग्जैक्टली। अंग्रेजी में वो कहावत है ना, हु वॉचेस द वॉचमैन, मतलब रक्षकों की निगरानी कौन करेगा? जी, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी पारदर्शी व्यवस्था की नींव को टटोलता है। बिल्कुल। और इस विचार के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। इस दस्तावेज ने यह साबित कर दिया है कि आखिरकार सत्य और डिजिटल साक्ष्य मिलकर अपना रास्ता खोज ही लेते हैं।